चिल्ड्रेंस, मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको पाठ 5 अनमोल पानी के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे लिए कितना कीमती होता है। उसके बगैर तो हमारे सारे काम अधूरे हैं। चलिए देखते हैं आगे। भारत और पूरे विश्व में स्वच्छ जल का अभाव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हमें जल के महत्व को समझते हुए इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। नल खोलकर अमन ने पेस्ट लगे ब्रश को भिगोया और नल बंद किए बिना ब्रश अपने दांतों पर रगड़ने लगा। झरझर करता पानी फर्श पर गिरता रहा। नल से गिर रहे पानी की आवाज सुनी तो पास ही बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे सिन्हा अंकल ने अमन को डांटा। अरे अमन, यह क्या बेवकूफी है? तुमने पानी का नल क्यों खुला छोड़ रखा है? बेकार में पानी क्यों बहा रहे हो? आपने देखा कि अमन नाम का एक बच्चा है जो कि ब्रश कर रहा था और उसने ब्रश भिगाने के लिए नल तो चलाया लेकिन उसको बंद नहीं किया। खुले नल को छोड़कर वो ब्रश करना शुरू कर देता है। तो उसके बगल में सिन्हा अंकल जो कि बरामदे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे, उनका ध्यान वहां गया नल की तरफ। तो उन्होंने अमन को डांटते हुए कहा कि तुमने नल को खुला क्यों छोड़ रखा है? पानी को व्यर्थ क्यों बहा रहे हो? अंकल, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ? अभी ब्रश कर लूंगा तो कुल्ला करने के बाद बंद कर दूंगा। नल के पास खड़े ब्रश कर रहे अमन ने उत्तर दिया। बेटा, यह तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम ब्रश कर रहे हो, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जितनी देर तुम ब्रश करते रहो उतनी देर तक नल खुला रहे और पानी बहता रहे? उतनी देर में तो 2500 लीटर पानी बह जाएगा। चलो तुरंत नल बंद करो। तो आपने देखा कि अंकल के ऐसा समझाने पर अमन ने यह कहा कि मैं कुल्ला करने के बाद नल बंद कर दूंगा। लेकिन तब अंकल ने समझाया कि तुम्हारे ऐसा करने से कितने ज्यादा पानी वेस्ट होगा, कितना पानी वेस्ट होगा। आपने देखा, ब्रश करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम नल को खुला छोड़े तभी हम ब्रश कंप्लीट कर सकते हैं। डांट सुनकर अमन ने नल बंद कर दिया और मुंह के अंदर ब्रश को जल्दी जल्दी घुमाने लगा। ब्रश और कुल्ला करने के बाद वह तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ आया और सिन्हा अंकल की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अंकल, आप तो पानी के लिए ऐसे डांट रहे थे जैसे पानी ना हो देसी घी हो। अरे अगर 5-10 लीटर पानी बेकार भी बह जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अमन ने कहा। देखिए, अंकल के डांटने के बाद अमल ने नल तो बंद कर दिया, लेकिन जल्दी जल्दी कुल्ला करने के बाद वो उनके पास आता है और कहता है कि आप तो इस तरह डांट रहे हैं जैसे पानी ना हो देसी घी हो। यानी कि उसने पानी की तुलना देसी घी से की। तो पानी तो देसी घी से भी बढ़ के है। और उसका यह भी कहना है कि 5-10 लीटर पानी बेकार अगर बह भी जाता है तो इसमें क्या पहाड़ टूट पड़ता है। यानी कि अभी उसे पानी के महत्व के बारे में नहीं पता है। आगे। अरे बेटा, सच कहूं तो यह पानी देसी घी से भी कीमती है। देसी घी खाए बगैर तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तो एक दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है। अच्छा, तुम खुद ही ध्यान से सोचकर बताओ, क्या पानी पिए बगैर तुम एक दिन भी जीवित रह सकते हो? सिन्हा अंकल बोले। देखिए, अमन के ऐसा कहने पर कि पानी क्या देसी घी है, तो सिन्हा अंकल बताते हैं कि देसी घी से भी बढ़ के है। घी के बगैर तो हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। बात तो बिल्कुल सच है अंकल, कि हमारे जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक चीज है। पानी बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन अंकल, मैं नहीं समझता कि पानी कोई ऐसी दुर्लभ चीज है जिसके लिए इतनी हाय तौबा मचाई जाए। गड्ढों, तालाबों और कुओं से लेकर नदियों तक में बेहिसाब पानी भरा पड़ा है। अमन का कहना है कि पानी तो
गड्ढों, तालाबों और कुएं नदियों में बहुत ज्यादा है। तो हमें पानी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। हाय तौबा इसके लिए नहीं मचानी चाहिए, तो आसानी से मिल सकता है। और उसे यह पता नहीं है कि पीने योग्य पानी ज्यादा नहीं है। जिस तरह हम पानी का वेस्टेज करते जा रहे हैं, इस तरह तालाब, गड्ढे, नदियां सभी सूख जाएंगे, तो पानी रह ही। इसका मतलब हुआ कि तुम पानी की सही कीमत नहीं समझते हो। जानते हो, हिंदी में पानी के लिए एक पर्यायवाची शब्द है, जीवन। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम ने भी लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। इसका मतलब यह है कि पानी के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जानते हो, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उनमें सिर्फ पृथ्वी पर पानी है। पानी के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। शेष ग्रहों पर ना पानी है, ना जीवन। किंतु पृथ्वी पर पानी की मात्रा जिस तेजी से घट रही है, वह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि भविष्य में कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो वह पानी के लिए ही होगा, सिन्हा अंकल ने कहा। देखिए, पानी के लिए कई कवियों ने भी अपनी रचनाओं में उसका वर्णन किया है। जैसे कि रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। यानी पानी को बचा के रखिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है। यानी पानी के अभाव में हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, मतलब जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी ही है जहां पर पानी उपलब्ध है। और ग्रहों पर पानी की संभावनाएं नहीं है, इसीलिए यहाँ जीवन है। और पानी जिस तरह से घट रहा है, तो भविष्य में इसके लिए युद्ध भी हो सकता है, और वह तीसरा विश्व युद्ध कहलाएगा। अंकल, पानी जैसी साधारण चीज के लिए विश्व युद्ध हो सकता है? यह बात बहुत अटपटी सी लग रही है। मैंने तो यह पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 3/4 भाग में केवल पानी ही पानी है। सिर्फ 1/4 भाग ही स्थल है। अमन कह रहा है कि पानी के लिए, यानी एक साधारण सी चीज के लिए विश्व युद्ध होगा। यह तो एक अटपटी सी बात लग रही है। उसने बुक में पढ़ा था कहीं भी कि पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 3/4 भाग में केवल पानी ही पानी है, सिर्फ 1/4 भाग ही स्थल है। यानी उसे लग रहा है कि पृथ्वी पर तो पानी की अधिकता है, तो पानी कैसे कम हो सकता है। हाँ, तुम्हारी बात सच है अमन। हमारे पृथ्वी का लगभग 331 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जल ही फैला है, जो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 71% हिस्सा। शेष मात्र 29% भाग पर ही स्थल है। लेकिन तुमको शायद यह नहीं पता है कि इस संपूर्ण उपलब्ध पानी का 79.3% भाग समुद्र का खारा जल है, जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण पानी का मात्र 2.7% भाग ही मीठा जल है, जो प्रयोग में लाए जाने योग्य है। किंतु 2.7% मीठे जल का भी एक बड़ा हिस्सा, यानी नदियों, तालाबों और कुओं आदि का जल तरह तरह के कीटाणु एवं हानिकारक रसायनों आदि द्वारा प्रदूषित हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे देश में 80% बीमारियां अशुद्ध एवं प्रदूषित पेयजल के कारण ही होती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे एवं स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। यानी अंकल जी अमन अमन को यह समझा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 331 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर जल ही फैला है, जो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 71% हिस्सा है। शेष मात्र 29% भाग ही स्थल है। लेकिन पीने योग्य पानी सिर्फ 2.7% ही है, जिसमें से 2.7% मीठे जल का भी बड़ा हिस्सा, यानी रसायनों आदि द्वारा प्रदूषित हो चुका है। यानी वो भी भाग जो कुछ था पीने योग्य पानी, वो भी जो कंपनियां, फैक्ट्रियां ये सब इस्टेब्लिश की गई हैं, उसकी वजह से प्रदूषित हो रहे हैं।
जिनमें से हमारे यहाँ जैसे कि तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, ये कीटाणु और हानिकारक रसायनों से भी प्रदूषित हैं, तो वो पीने योग्य नहीं है। तो हमें शुद्ध जल की कमी है अभी। यदि आपकी बातें सच हैं, तब तो सचमुच पानी बहुत कीमती चीज है। लेकिन एक बात बताइए अंकल, खारा पानी, मीठा पानी, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी से आपका क्या आशय है? अमन ने पूछा। यानी अमन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है पानी के बारे में जाने। पानी की इतना अच्छा व्याख्यान उसने सुना कि उसकी कीमत के बारे में उसे एहसास हुआ। तब उसने अंकल से पूछा कि आप मुझे खारा पानी, मीठा पानी, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी क्या है, इसका आशय समझाइए। देखो अमन, पहले तो तुम खारे पानी और मीठे पानी के बारे में, सॉरी, मीठे पानी का अंतर समझो। समुद्र के जल में लवण घुला होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता। इसकी सबसे आसान पहचान यह है कि यह साबुन के साथ झाग नहीं छोड़ता है। मीठा जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है और इसमें उचित मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है। मीठा पानी कपड़े अथवा बर्तन पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं छोड़ता है। पीने तथा नहाने धोने आदि के दैनिक उपयोग के लिए यही पानी प्रयोग में लाया जाता है। यानी खारे पानी पीने योग्य नहीं होता, उसमें लवण घुला होता है और उसका रंग होता है। लेकिन जो शुद्ध पानी होता है, सॉरी, मीठा पानी होता है, वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, यानी ना ही उसका कोई रंग होता है, ना ही उसमें कोई गंध होती है और ना ही उसमें स्वाद होता है। उसमें उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिली रहती है। और मीठे पानी का प्रयोग हम कपड़े धोने या बर्तन धोने में कर सकते हैं, जिससे कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम समुद्र के जल से बर्तन या कपड़े धोएंगे तो उसमें दाग धब्बे आसानी से पड़ सकते हैं और उसे हम दैनिक उपयोग में भी नहीं ला सकते। और अशुद्ध तथा शुद्ध जल में क्या अंतर होता है अंकल? अमन ने पूछा। शुद्ध जल हमारे उपयोग में आने वाला जल है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है तथा यह जीवाणुओं, रोगाणुओं एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से मुक्त होता है। पानी में घातक रासायनिक पदार्थ मिले हों अथवा उसमें जानवरों की लाश या अन्य चीजों के सड़ने के कारण जीवाणु पैदा हो गए हों, तो पानी अशुद्ध हो जाता है। जब इस अशुद्ध पानी को हम पीते हैं या उससे नहाते हैं, तो पानी तमाम बीमारियां पैदा कर देता है। शुद्ध पानी के प्रदूषित हो जाने की इस प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। शायद तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमृत माना जाने वाला गंगा नदी का जल बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है और सरकार सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि देश की सभी नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। तो शुद्ध जल हमारे उपयोग में आने वाला ही जल है। इसमें ऑक्सीजन मिला होता है तथा यह जीवाणुओं, रोगाणुओं और अन्य रासायनिक पदार्थों से भी मुक्त होता है। यानी ना इसमें जीवाणु होता है, ना रोगाणु, ना रासायनिक चीजें मिली होती हैं। यदि पानी में हम घातक रासायनिक पदार्थ मिला दें, जैसे कि हम नदियों, तालाबों, झरनों के पानी में कपड़े धोना, जानवरों को धोना, घर की गंदगी को उसमें डालना, ये सारी चीजें करते हैं, तो वही शुद्ध पानी अशुद्ध जल के रूप में बदल जाता है और जिससे पीने या नहाने से हमें अनेक तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। शुद्ध पानी के प्रदूषित होने की इस प्रक्रिया को ही हम जल प्रदूषण भी कहते हैं। इसके बारे में तो आपने भी पढ़ा है बच्चों। अंकल, एक बात और बताइए, यह पानी क्या है? पानी यानी कि पानी की संरचना कैसे होती? हाँ अमन, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, प्राचीन काल में तो पानी को देवताओं का वरदान माना जाता था। गंगा नदी के विषय में कहा जाता है कि यह शिव की जटाओं से निकली है। लेकिन यह बातें मात्र किंवदंतियां हैं, यानी कहावतें। 22 जून सॉरी 25 जून 1783 को फ्रांस के वैज्ञानिक एडाटन लारेट लेओइजे
ने पानी का रासायनिक विश्लेषण किया और घोषणा की कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर साधारण पानी का एक अणु बनाते हैं। यह सभी जीवाणुओं के लिए अनिवार्य है। यानी अमन की उत्सुकता बढ़ती गई और उसने पूछा, पानी है क्या? तो अंकल जी बताते हैं कि प्राचीन काल में पानी को दो देवताओं का वरदान माना गया है। कहा जाता है कि जो गंगा नदी आई हुई है वह शिव की जटाओं से निकली है, लेकिन यह सब बातें कहावतें हैं। 25 जून 1783 को फ्रांस के एक वैज्ञानिक एडार्टन लॉरेट लेवोइजे ने पानी का एक रासायनिक विश्लेषण किया और उसने यह बताया कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी गैसें मिलकर बनी हैं और हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर साधारण पानी का एक अणु बनाते हैं। यही सभी जीवधारुओं धारियों के लिए अनिवार्य है। हमारे शरीर के लिए पानी का क्या उपयोग है अंकल? अमन ने पूछा। यदि संरचना की दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर का 70 से 90% भाग जल से ही बना है। हमारे शरीर के अंदर सभी रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती हैं। हमें पीने के लिए प्रतिदिन औसत रूप में 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि शरीर के अंदर पानी की मात्रा की 10% की भी कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा था कि पानी बहुत कीमती चीज है, इसे बेकार मत बहाओ। चलिए, अंकल पानी का महत्व बताते हुए अमन से कह रहे हैं कि यदि संरचना की बनावट बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शरीर का 70 से 90% भाग जल से ही बना है। यानी हमारे शरीर की भी संरचना जल से ही हुई है। जो हमारे शरीर के अंदर की सभी रासायनिक क्रियाएं वो जलीय माध्यम से ही बनी हुई है। हमें पीने के लिए प्रतिदिन औसत रूप से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि शरीर के अंदर पानी की मात्रा की 10% की भी कमी हो जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए पानी बहुत कीमती है और इसे बेकार नहीं बहाना चाहिए। लेकिन अंकल, यदि देखा जाए तो पानी जमीन के अंदर से निकलता है और हम जो पानी बहा देते हैं वह भी पुनः जमीन के अंदर ही चला जाता है। तो फिर पानी की बर्बादी कैसे हुई? अमन ने यह क्वेश्चन किया। पूछा कि पानी तो जमीन के अंदर से ही निकलता है और पुनः पानी में ही चला जाता है, फिर इससे पानी की बर्बादी कैसे हुई? अंकल बताते हैं फिर, ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है अमन। हम पीने के लिए जिस पानी का उपयोग करते हैं उसे भूमि के काफी नीचे से निकाला जाता है, क्योंकि निचली सतह का पानी अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है। लेकिन जो पानी हम बहा देते हैं वह पुनः नीचे सतह तक नहीं पहुंच पाता है। उस पानी का काफी हिस्सा तो तुरंत वाष्प बनकर उड़ जाता है। जो पानी गड्ढों आदि में एकत्र हो जाता है वह सड़कर प्रदूषित हो जाता है और थोड़ा बहुत पानी रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता है। वह ऊपरी सतह में ही रहता है और धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर पानी की सतह काफी तेजी से नीचे गिर रही है। देखा आपने कि पानी जमीन से ही निकलता है, लेकिन हमारी ये सोच है कि वो पानी पुनः जमीन में ही चला जाएगा क्योंकि जमीन पे ही गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो वाष्पीकृत यानी धूप की किरणों से वो वाष्पीकृत होकर आकाश में चला जाता है और उसमें जो और पानी होता है वो सड़कों पर इधर उधर बहता रहता है, नालियों में पड़ा रहता है। वो और थोड़ा बहुत ही रिसकर नीचे जाता है और सभी वाष्पीकृत होता रहता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पानी की सतह बहुत तेजी से गिर रही है। लेकिन अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब पीने योग्य पानी की किल्लत होने लगे तो किसी प्रकार समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बना लिया जाए? अमन ने अंकल से एक प्रश्न किया कि जब पीने योग्य पानी की किल्लत यानी जब पीने योग्य पानी की कमी हो जाए तो हम
कोई ऐसी युक्ति अपनाएं जिससे कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य हम बना सकें। ऐसा किया जा सकता है? उसने अंकल से पूछा। हाँ, एक विकल्प यह भी है और वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस यह है कि समुद्र का पानी भी अब बहुत दूषित हो चुका है। यानी अंकल ने बताया कि वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समुद्र का भी तो पानी दूषित हो गया है। भाई हम जो गंदगी नदियों में बहा रहे हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं, तो नदियों का पानी भी तो जाके समुद्र में ही मिल रहा है। अमन ने पूछा, वह कैसे अंकल? नदियों के प्रदूषित की बात तो समझ में आती है। शहरों के गंदे नाले और कल कारखानों का कचरा बहा देने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, लेकिन इतना विशाल समुद्र भला कैसे प्रदूषित हो सकता है? वैज्ञानिक भी पहले यही सोचते थे कि लगभग एक चौथाई क्षेत्रफल पर रहने वाले मनुष्य तीन चौथाई क्षेत्रफल पर फैले विशाल समुद्र को प्रदूषित नहीं कर सकते सॉरी करें सकेंगे, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। समुद्रों के प्रदूषण का मुख्य कारण यह है कि समुद्रों के किनारे बसे और औद्योगिक नगरों के उद्योगों का कचरा सीधे समुद्र में गिरा दिया जाता है। परमाणु हथियार संपन्न देशों ने अपना रेडियोधर्मी कचरा भी स्टील के बड़े बड़े पात्रों में बंद कर के समुद्र में डाल दिया है। देखिए, नदियों का पानी तो समझ में आया, समुद्र के पानी को किस प्रकार दूषित किया जा रहा है। यानी बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं, जहाँ पे औद्योगिक कल कारखानों को बनाया गया, तो उसका जो कचरा और गंदा पानी होता है वो सीधा समुद्र में ही डाला जा रहा है। और जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जो रेडियोधर्मी कचरा भी है, उन सबको बनाने में जो कचरा निकलता है उसको भी वो बड़े बड़े पात्रों में बंद करके समुद्र में डाल देते हैं, क्योंकि समुद्र ही एक ऐसा विशाल स्थान है जहाँ पे ये सारी चीजें फेंकी जा सकती हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि समुद्र का पानी भी इससे दूषित है। इसके अलावा जमीन पर या नदियों में जो भी कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वह वर्षा जल के साथ बहकर नदी नालों से होता हुआ अंततः समुद्र में ही जाता है। जब से समुद्र के अंदर से खनिजों और नालों का दोहन प्रारंभ हुआ है, तब से समुद्र का पानी और भी अधिक प्रदूषित हुआ है, क्योंकि इन खनिजों और तेलों आदि की काफी मात्रा रिसकर समुद्र के जल में मिल जाती है। समुद्रों के प्रदूषित होने से उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतुओं के जीवन के लिए भी एक खतरा उत्पन्न हो गया है। कल कारखानों के अलावा नदियों में भी जो कूड़ा कचरा डाला जाता है, और वह वर्षा के जल से बहकर नदी नालों का भी कचरा समुद्र में ही मिलता है। तो जब से समुद्र के अंदर से खनिजों और नालों का दोहन प्रारंभ हुआ, तब से समुद्र का भी पानी अधिक प्रदूषित हो गया है, और जिसके कारण समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। उनके जीवन को भी खतरा हो गया है। वाकई अंकल, तब तो शुद्ध मीठा पानी बहुत ही कीमती चीज है, और इस पानी की बर्बादी को रोकना बहुत जरूरी है। वरना अगर पानी ना बचा तो इस पृथ्वी पर जीवन भी नहीं बचेगा। यानी अमन को पानी के महत्व के बारे में पता चला, तो उसने कहा कि इस पानी को बर्बाद होने से रोकना चाहिए, वरना पानी नहीं बचेगा। तो इसके लिए बेटा करना क्या है हमें, कि नल को खुला नहीं छोड़ना है। जो वस्त्र या कपड़े हम धुलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, गमलों वगैरह में डाल लें। यानी वेस्टेज पानी का भी हम यूज करें। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। ओके।